चलिए आज बात करते हैं रियल एस्टेट की। जी हाँ, एक ऐसा निवेश का विकल्प जहाँ पर हर कोई निवेश करना पसंद करता है। इनफैक्ट जब आप कमाना शुरू करते हैं तो हर कोई बड़े हो या बुजुर्ग हो आपको यही सलाह देते हैं कि देखो पैसे जमा करो ताकि आप अपने लिए घर खरीद सको। आपके सपनों का आशियाना, आपका घर जिसमें आप रहते हो, आपकी खुद की छत बहुत ज़रूरी मानी जाती है। अब ऐसे में समय बदल रहा है और हम देख रहे हैं कि नए नए तरह के कंस्ट्रक्शंस और नए नए तरह के घर बनने शुरू हो गए हैं। ऐसे में अगर आप इस तरह के शख्स हैं जिनका पुराना घर नहीं बिक रहा है या जो अपने घर को बेचना चाहते हैं और नया घर लेना चाहते हैं और उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो इसी की आज हम पड़ताल करेंगे। तो आपका नया घर क्यों नहीं बिक रहा है, कैसे हम उस घर को बेहतर बनाएं ताकि आप किसी नए तरह की कंस्ट्रक्शन में और नए तरह की लाइफस्टाइल्स के साथ नए तरह के घर में शिफ्ट हो सके, इस पर बात करेंगे। गुलाम जिया, सीनियर ईडी, नाइट फ्रैंक इंडिया, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुलाम जिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, आपने समय निकाला। तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हमें आती हुई दिखाई दे रही है जहां पर जो पुराना घर है या जिस घर में लोग रह रहे हैं, और देखिए हर किसी को अपने लाइफ में अपग्रेड करने की एक मंशा होती है। गुलाम जिया जी, हमने देखा है पैंडेमिक के दौर पे क्योंकि ज़रूरतें आपकी बदल गई थी, आपका वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था, हमने देखा कि इस तरह के घर बनने शुरू हो गए जहाँ पर बाकायदा आपको घर में एक ऑफिस स्पेस दी जा रही है और तमाम तरह की सहूलियतें दी जा रही क्योंकि आपका अधिकतर समय घर में बीत रहा है। अब उसके बाद से हमने इस पूरे सेक्टर में भी एक नई जान आती हुई देखी है, रियल एस्टेट की हम बात करें, और वो पॉकेट्स भी जहाँ पर हमने कभी सोचा नहीं था कि लोगों का वापस जाना होगा और वहाँ पर भी हम इतनी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स देखेंगे, प्रोजेक्ट्स देखेंगे। कहानी बिल्कुल बदल गई, लेकिन गुलाम जिया जी ये कहानी शायद सीमित रह गई नए प्रोजेक्ट्स के लिए ही और नए तरह के घरों के लिए ही, क्या कहेंगे? कविता, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। इट्स अ प्लेजर टू बी विथ यू। आपका जो सवाल है ये आज बहुत ही महत्व रखता है क्योंकि कई सारे लोग अपने पुराने मकान को बेच के नए मकान खरीदने के मंसूबे बना रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत सामने आएगी वो यूं है कि जिस तरह आपने कोविड के अरसे का भी जिक्र किया, उसके बाद से जो मार्केट में एक उभार आया है, एक नया बहुत ज्यादा तरक्की दिखाई दी है, मार्केट ग्रो हो रहा है। इसके कारण डेवलपर्स की तरफ से एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। यहाँ पर न्यू लॉन्चेस का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि पिछले 2.5-3 सालों में जो न्यू लॉन्चेस हुए हैं वो इतने ज्यादा हैं कि अगर हम कोविड से पहले वाला अरसा देखें, तकरीबन 6-7 साल तक जब मार्केट लगातार गिर रही थी, डेवलपर्स की तरफ से नए मकान मार्केट में नहीं लाए जा रहे थे। लेकिन उसके खिलाफ पिछले 2.5-3 साल के दरमियान इतनी नई इन्वेंट्री आई है। और उसके सामने दूसरी जो एक चीज जो काबिल जिक्र मैं समझता हूँ यहाँ पर वो यूं है कि जो रेगुलेटर, रियल एस्टेट रेगुलेटर रेरा, आज तकरीबन 8 साल पुराना हो चुका है हमारे मुल्क में। और इन 8 सालों में इस एक्ट ने, इस रेरा ने इतना कंफर्ट किया है खरीदारों को कि अंडर कंस्ट्रक्शन मकान भी बिकना उतने ही कंफर्ट से शुरू हो गए हैं जितना पहले नहीं हुआ करते थे। और आज लोगों के पास, अगर आप या हम कोई खरीदार है, मार्केट में नया मकान खरीदना चाहते हैं, हमारे पास ऑप्शंस की भरमार है। और ऐसे में किसी पुराने मकान को खरीदना केवल उसी समय मुमकिन हो जब खरीदार के पास या तो फंड की कमी हो या उनके कोई इमोशनल ऐसे रीजन हो। जैसे मान लें कि मैं जहां रहता हूं, मेरे मेरे पेरेंट्स करीब में रहते हैं, तो उनके लिए एक मकान मुझे आसपास ही में चाहिए, तो उस वजह से शायद मजबूरी में मैं खरीद भी लूं। लेकिन आज खरीदार के पास इतने ऑप्शंस हैं, नया कंस्ट्रक्शन ले लें, नई फैसिलिटीज ले लें, ये सारी चीजें जो पुराने मकान में अगर ना हो तो उन मकानों को बेचने के लिए बड़ी दिक्कत सामने आ सकती है। और ये हो रहा है। ये हो रहा है इसलिए भी कि अगर आप compete कर रहे हैं, अगर आप अपना मकान बेचना चाह रहे हो जो काफी पुराना हो चुका है, वो आज compete कर रहा है ऐसे डेवलपर्स के सामने जो एस्टेब्लिश्ड है, जिनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके मकानों को मार्केट करने का। वो डिस्काउंट्स दे सकते हैं, फ्रीबीज दे सकते हैं, कई तरह के ऑफर दे सकते हैं। और उन सबके सामने आप जो एक मकान लिए मार्केट में खड़े हो, आपके लिए दिक्कतें आनी ही आनी है कि जब आप compete करोगे, आपके पास कोई साधन नहीं है कि आप किसी बैंक से टाई अप करके अपने खरीदार को स्पेशल कोई लोन अरेंजमेंट करवा पाए। सबवेंशन स्कीम जो डेवलपर्स देते हैं वो आप एज एन इंडिविजुअल सेलर अपने मकान के साथ नहीं अटैच कर सकते। ये दिक्कतें लातेदाद है।
और इन सब के सामने ये आपका जो मसला है वो तो बना रहेगा। आपके पास सिर्फ एक ही साधन है कि आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ब्रोकर्स तक आप रीच आउट करें। कई सारे आज ऐसे एप्स हैं, कई सारे ऐसे ऑनलाइन सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज का फायदा उठाकर आप अपने मकान को जितने ज्यादा हो सके स्प्रेड करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। बस वही एक साधन आपके पास है। इसके अलावा आप किसी भी मैदान में किसी डेवलपर के साथ बाजी नहीं मार सकते, और ये आपको समझना बहुत आवश्यक है। ये काफ़ी विस्तार से आपने बहुत सारे पहलू गुलाम जी यहाँ पे सामने रखे हैं और एक एक करके इन पहलुओं को भी हम एड्रेस करेंगे। लेकिन मेरे साथ चर्चा में चंदन तापड़िया, द मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल एनालिस्ट भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चंदन। और मैं आपके पास भी आऊँगी क्योंकि हमें रियल एस्टेट की रफ्तार और अब तक की चाल पिछले कुछ सालों से जो हुई है वो समझनी है। लेकिन उससे पहले गुलाम जी, क्योंकि आपने बहुत सारे पहलुओं पर टच अपॉन किया है, आपने बताया कि किस तरह से पूरा फोकस नए प्रोजेक्ट्स पर आ गया है, इवन डेवलपर्स के साइड से। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि डेवलपर्स पर अनसोल्ड इन्वेंट्री को पुश करने का इतना प्रेशर है कि जो पुराने घर हैं, देखिए पुराने घरों में सहूलियतें सही नहीं होती हैं। कई सारे लोग इमोशनल अटैचमेंट की वजह से उसको ओवर प्राइस भी कर देते हैं, तो वो जो रैशनल प्राइस ब्रैकेट होता है शायद वो भी नहीं वो प्राप्त कर पाते, कंसिडरिंग कि आजकल बाजार में इतनी नई तरह की इन्वेंट्री है। तो जो अनसोल्ड इन्वेंट्री का प्रेशर का सवाल मैंने आपसे पूछा है, वो कितना सही है, जो हम कहीं ना कहीं इस रीसेल वाले एस्पेक्ट पर प्रभाव डालता हुआ देखते हैं? पहले तो आंकड़ों की बात कर लें, क्योंकि हम अनसोल्ड इन्वेंट्री का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना आवश्यक समझता हूं कि आज तकरीबन जो अगर हम मुल्क के टॉप 8 शहरों की बात करें, तो यहाँ पर सालाना तकरीबन 4.5 लाख, 4 से 4.5 लाख मकान बिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके सामने जो इन्वेंट्री है वो मुश्किल से 7 से 8 लाख की है, 7 से 8 लाख मकानों की है। अब ये समझें कि जब डेवलपर मकान बेचना शुरू करता है तब उसका कंस्ट्रक्शन जस्ट शुरू हुआ होता है और उसके पास तकरीबन 3 से 5 साल का वक्फा होता है, क्योंकि अगर आपको मकान पूरी बिल्डिंग मुकम्मल करने तक सेल्स करनी है, मार्केटिंग करनी है, 4 से 5 साल। अगर मैं एवरेज 4 साल भी पकड़ूं तो आपके पास जो इन्वेंट्री किसी भी समय है वो 4 साल के जितनी खरीद हो सकती है उतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो अगर आज मैं 4 लाख की भी इन्वेंट्री मानूं तो हमारे पास बमुश्किल 2 से 2.5 साल की इन्वेंट्री है, जिसे मैं ओवरहैंग या ज्यादा कुछ तकलीफ दे समझने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि आपके ये मकान जो है बहुत ही तेज रफ्तारी से बिक रहे हैं। आपकी जो माहाना रफ्तार है मकान बेचने की वो बहुत ही ज्यादा है। तो ये इन्वेंट्री कोई बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल जरूर है कि कई सारे ऐसे मकामात हैं जहां पर चूंकि किसी कारण मान लें इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, वहां पर रोड्स नहीं है वगैरह, उस वजह से कुछ इन्वेंट्री शायद देर से बिके, लेकिन उसके बरखिलाफ तकरीबन सारी इन्वेंट्री ओवरऑल 2.5 से 3 साल तक मुकम्मल तौर पर बिक जाएगी। अगर अगला मकान लॉन्च ना करें तो 2.5 साल के बाद हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं होगा। तो जो ओवरहैंग जिसकी हम बात करते हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं है। लेकिन चूंकि आज सवाल है रीसेल वाला, तो जो रीसेल वाले लोग हैं, जो हम आप जैसे लोग जो अपना पुराना मकान बेचना चाह रहे हैं, वंस अगेन उनके सामने, और ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने खड़ा किया था कि जब डेवलपर इनको बेचना चाह रहा है तो जाहिर सी बात है, मैंने इससे पहले तो आपको सिर्फ फ्रीबीज और ऑफर्स की बात की थी, फाइनेंशियल बैंक एचएफसी के साथ टाई अप की बात की थी। लेकिन अगर उन पर प्रेशर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो अपने माल का दाम गिराएंगे। और वैसे में अगेन अगर फोकस दोबारा इस पर ले आए कि जो हम आप जैसे लोग अपना एक मकान बेचना चाह रहे हो, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा जब डेवलपर एक डिस्काउंट पर बेच रहा है, जो नया माल है, जहां पर फैसिलिटीज हैं, अम्यूनिटीज बेहतरीन है, उसके सामने एक पुराना माल जिसपे आप, जैसा आपने भी कहा, अगर कीमतें बहुत ज्यादा हम आंक रहे हो तो जाहिर सी बात है हमारा पुराना मकान रीसेल में बिकने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। चलिए गुलाम जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आपसे दो अहम सवाल पूछने होंगे। एक तो ये कि जिन लोगों को अब अपने घर, अपने पुराने मकान बेचने हैं, उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और दूसरा मुझे आपसे ये जानना होगा कि ऐसी कौन कौन सी पॉकेट्स है जहां पर रीसेल जो है वो आराम से हो रहा है, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, कौन कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। लेकिन उस बीच चंदन, मैं आपके पास आऊँगी क्योंकि अब थोड़ी सी तस्वीर हम रियल एस्टेट सेक्टर की इक्विटी बाजार के ज़रिए और जो प्लेयर्स हैं उनके ज़रिए मैं चाहती हूँ कि आप पेश करें हमारे दर्शकों के सामने। जिस तरह से हमने इसमें जान लौटती हुई देखी है, अब आने वाले वक्त में माना भी यही जा रहा है कि जो हमें चाल दिखाई दी है, जो मोमेंटम दिखाई दिया है, वो आने वाले वक्त में भी जारी रह सकता है।
इसमें तमाम प्लेयर्स जो कि हम शेयर मार्केट में लिस्टेड देख रहे हैं, उनकी भागीदारी कितनी बढ़ रही है, कुछ इसका हमें अंदाज़ा दें। जी, नमस्कार। देखिए, बिल्कुल एसेट एलोकेशंस की बात करें तो प्रॉपर्टी उसका एक अभिन्न हिस्सा होता है। पूरे भारत की बात करें तो अभी भी लोगों के पास में 5-6% जो टोटल सेविंग्स है वो इक्विटी मार्केट में जाता है। मेजर कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट, गोल्ड और एफडी में रहता है। और स्पेशली हम जब महानगरों की बात कर रहे हैं तो रियल एस्टेट एक मेजर रोल प्ले करता है। और कहीं न कहीं देखें, सब पहले अपना घर लेना चाहते हैं और कहीं न कहीं ऐसा माना जाता है कि अपना आशियाना बना दिया तो आप लाइफ में कंफर्टेबल हो। तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, उसमें अपना घर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम स्टॉक मार्केट के लिहाज से बात करें, तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ने इस साल में लगभग 30% का इज़ाफ़ा दिया है। यदि मैं ब्रॉडर मार्केट से कंपेयर करूं तो इस साल निफ्टी ने लगभग 10% का मूवमेंट दिया है, वहीं रियल एस्टेट काउंट सेक्टर ने 30% का मूवमेंट दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के प्राइसेस के साथ में रियल एस्टेट सेक्टर यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल देखिए, पिछले लगातार 2 सालों से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी है और उससे पहले 8-10 साल रियल एस्टेट सेक्टर ने शेयर बाजार में कुछ बड़ा परफॉर्म नहीं किया था। अब हम स्टॉक वाइज जिक्र करें तो 3-4 काउंटर में रडार पे एक तो रहेगा ओबराय रियल्टी। ओबराय रियल्टी इस साल ऑलरेडी 40% की बढ़त बना चुका है और पिछले 2 सालों से देखें तो इस कंपनी का मार्केट कैप और शेयर का प्राइस है वो डबल हो चुका है। और मार्केट की अभी पिछले 1 महीने 1.5 महीने की गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि कंपनी अच्छा कर रही है और पॉजिटिव कंपनी के जो भी डेटा सेटअप है वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके प्राइस स्टेबल है। तो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ इसका जो रियल एस्टेट का जो मार्केट है और वो एक रीजन है कि ओबेरॉय रियल्टी अपना प्राइस होल्ड कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहेगा। ओवरऑल यहाँ पे बात करें तो मौजूदा लेवल से 15-20% के अपसाइड बन सकते हैं। उसके अलावा मुंबई बेस्ड रियल्टी की बात करें तो लोडा या फिर माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर है, वो वहां पे फोकस करना चाहिए। आप देखें तो इस साल में लगभग 25% देखने को मिली। सपोर्ट बेस्ड बाइंग इंटेक्ट है और हम देख रहे हैं कि जब भी कोई डिक्लाइन आता है तब यहाँ पे खरीदारी आ जाती है। तो 2 काउंटर हमने बात की, एक तो ओबेरॉय रियल्टी, दूसरा लोडा और तीसरा मेरी फोकस में रहेगा अनंतराज। तो ये 3-4 चुनिंदा कंपनियां रियल एस्टेट में जो यहाँ पे शेयर बाजार के लिहाज से आउट परफॉर्म करती हुई नजर आनी चाहिए। चलिए, तो शेयर बाज़ार के लिहाज से अगर आपको किसी भी तरह की रणनीति बनानी है तो फिर ये तमाम काउंटर्स जहाँ पर चंदन ने जो है वो दाव लगाया है। चंदन, यहाँ पर जिस तरह से हम स्टेट्स की पॉलिसीज़ की बात करें, जैसा कि अभी महाराष्ट्र की हाउसिंग पॉलिसी को लेकर हम देख रहे हैं किसी भी तरह का बदलाव आने की संभावना सामने दिखाई दे रही है। गुलाम, आपसे भी मैं ये सवाल पूछूंगी, लेकिन थोड़ा सा इक्विटी निवेशक के लिहाज से मुझे ये सवाल समझना है चंदन से। चंदन, इस तरह के बदलावों का असर क्या इन काउंटर्स पर हम होता हुआ देखेंगे और क्या इन खबरों पर कोई स्टॉक रिएक्ट करता हुआ हम देखेंगे? और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कोई मौके और लेवल्स अगर आप बता पाएं खरीदारी के। बिल्कुल, आपने जब महाराष्ट्र की बात की और रियल एस्टेट की बात की है तो ऐसा माना जा रहा है कि स्टेबल गवर्नमेंट है और सेंट्रल और स्टेट में सेम गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं हाउसिंग को बूस्ट मिलता है। और महाराष्ट्र की बात करें, जिस हिसाब से एक न्यू कॉलोनीज डेवलपमेंट हो रही है या पुराने जो लैंड पार्सल डेवलप हो रहे हैं, वो एक काफी पॉजिटिव स्टेंस है। और माना जा रहा है कि यहाँ पे अभी भी काफी डेवलपमेंट है, भले ही प्राइस में उतना उछाल नहीं देखने को मिल रहा है। और वैसे भी आप देखिए तो महाराष्ट्र में डे बाय डे टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं, यदि आप पिछले डेटा सर्वे को देखें। और कहीं ना कहीं इनकम स्टाइल लोगों की बढ़ रही है, चाहे उसकी वजह कोई भी रहे, चाहे इन्फ्लेशन हो या फिर इक्विटी मार्केट का आउट परफॉर्मेंस या व्यापार व्यवसाय का अच्छा परफॉर्म करना हो। तो बिल्कुल यदि कोई पॉलिसी आती है तो थोड़ा उठापटक रह सकता है, बट जहां तक सेटअप है मेरा ऐसा मानना है कि पॉजिटिव समीकरण यहाँ पे बनने चाहिए। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रिसेंट में पिछले 1.5 महीने में मार्केट में करेक्शन हुआ है। इक्विटी मार्केट में इंडेक्स खुद 10-12% गिरा है, बट फिर भी रियल एस्टेट काउंटर में इतना डिक्लाइन नहीं देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देख रहा है कि पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। उसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि पिछली 2-3 महीने की बात करें हम, तो फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, बट आरबीआई गवर्नर इंडिया ने अभी तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं किए, बट कहीं ना कहीं हिंट दिए हैं। तो जैसे इंटरेस्ट रेट कट होती है तो हाउसिंग को एक मोमेंटम बनेगा। कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि हाउसिंग की डिमांड है इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड कर रही है। तो अब आने वाले कोई भी मीटिंग में यदि आरबीआई गवर्नर इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो सीधा हाउसिंग को एक फ्लो दिखता हुआ नजर आएगा। तो मेरा फोकस ओबेरॉय रियल्टी पे रहेगा। मौजूदा लेवल 2000 के आसपास है। मेरा मानना है कि 1900 का सपोर्ट है, ऊपर में 2150 2200 तक के लेवल बनने चाहिए। लोडा डेवलपर्स की हम बात करें
तो लगभग 1200-1250 के आसपास इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। 1100 का सपोर्ट है, ऊपर में आपको 1400 रुपए तक के टारगेट इस स्टॉक में बनने चाहिए। ऑलराइट, चंदन आपके पास मैं फिर से लौटूंगी बिकॉज हमें एक बेहद खास मुद्दे पर बातचीत करनी है, लेकिन उससे पहले गुलाम मैं आपके पास आऊँगी। जो सवाल मैंने आपके लिए रखे थे पहले वो यही कि एक तो रीसेल, अगर आपको अपना घर बेचना है और आपको नई जगह शिफ्ट होना है, आप नहीं बेच पा रहे हैं, तो क्या क्या आपको काम कर लेने चाहिए और कौन कौन से पॉकेट्स हैं जहाँ पर हम रीसेल एक्टिविटी को ज़्यादा बेहतर देख रहे हैं और कौन कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर दिक्कत हो रही है घर बेचने में? जैसा कि मैंने कविता शुरुआत मैंने ये की थी कि आपके पास एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस समय, क्योंकि प्रॉपर्टी साइकिल में आज हम जहां पर हैं, इन्वेंट्री प्रेशर बहुत गजब का है डेवलपर्स की तरफ से, तो बहुत ज्यादा साधन नहीं है। जैसा मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि पहली चीज, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन जो मैं चाहता हूं लोग समझें कि राइट प्राइसिंग डिस्कवर जरूर करें। क्योंकि अगर आपको ये लगता है, और मेरा ख्याल है कविता आपने भी आपके डिस्कोर्स में, आपके सबमिशन में बताया था कि लोग उमूमन इमोशनल रीजंस की वजह से अपने मकानों की कीमत बहुत ज्यादा आंक देते हैं मराठी अपने मार्केट में। और वो चीज गौरतलब है कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो जो मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है मकान बिकेगा नहीं। तो आपके लिए राइट प्राइसिंग बहुत आवश्यक है। आज आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, साधन है कि आपको सही प्राइस क्या है जो आप जान सकते हो। आप रेरा की वेबसाइट पर जाकर भी ये चेक कर सकते हो, और वो सारे जितने भी ये ब्रोकिंग ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी आपको एक सही गाइडेंस देते हैं। तो सबसे पहला कदम ये होगा कि आप अपने मकान की सही कीमत आंके। उसके बाद जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसको ब्रॉड बेस करें, अपना टारगेट सेगमेंट, टारगेट ग्रुप समझें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उमूमन देखा गया है कि अगर आप अपनी किसी इमारत में मकान बेचना चाहते हो, तो बहुत करके मेरे ख्याल से तकरीबन 40 to 50% पॉसिबिलिटी है कि उसी इमारत में रहता हुआ कोई शख्स उस मकान को खरीदेगा। तो आपके लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो अपने उसी बिल्डिंग में, उस इमारत में खोजें कि कोई खरीदार हो। उसके बाद फिर उसे ब्रॉड बेस करें। अच्छे आसपास जितने ब्रोकर्स हैं, लोकल ब्रोकर्स से लेके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक, वो सबको आप एक्सप्लोर करें। यकीनन कहीं ना कहीं से मिलेगी जरूर आपको टिप्स जरूर मिलेगी, कोई बायर जरूर मिलेंगे। लेकिन वंस अगेन अल्टीमेटली इट क्लोजेस, ये कहना जरूरी है कि आपको राइट प्राइस डिस्कवर करना बहुत आवश्यक है। वरना वंस अगेन जैसा हमने कहा है, खतरा है कि ये बना रहेगा, मकान शायद ना बिके। अब आपका दूसरा, उसी सवाल का दूसरा पहलू यूं था कि ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर पुराने मकान बेचना रिलेटिवली कंपैरेटिवली आसान है। ये बहुत सिंपल है कि जहां पर बहुत ज्यादा नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वहां पर ये आपको आसानी मिलेगी। खासतौर से अगर हम मुंबई शहर की बात करें, तो जो वेस्टर्न सबर्बन एरिया है, खासतौर से बांद्रा से जुहू, वर्सोवा, इस इलाके में खासतौर से नया डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, जहां सारे शहर में हर तरफ नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। ये एक मकाम है जहां पर आज भी पुराने मकानात की कीमत बनी हुई है, क्योंकि डेवलपर्स की तरफ से, चूंकि यहाँ रीडेवलपमेंट पुरानों के रीडेवलप शुरू हो रहे हैं, मकानों को मार्केट में आते हुए कुछ समय लगेगा। अगले 1.5 से 2 साल में ये ऐसा पॉकेट है जहां पर आपके पुराने मकानों की कीमतें अब भी बनी हुई है, खरीदारी हो रही है। तो ये एक लोकेशन है। उसके अलावा अगर मैं देखूं शहर में दूसरे किसी भी मकाम में, इंक्लूडिंग इवन साउथ मुंबई, आज साउथ मुंबई में तकरीबन हर लोकेशन में आपको नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते हुए दिख रहे हैं। कई जगहों पर इमारतें तकरीबन मुकम्मल है जहां पर आप रिहायश शुरू कर सकते हो, ओसी मिल चुका है। तो मेरे ख्याल से वेस्टर्न सबर्ब को छोड़ के ऐसा कोई लोकेशन नहीं है जहां पर इन्वेंट्री की भरमार ना हो। तो अगर आप वेस्टर्न सबर्ब में हो, मेरा ख्याल है कि आपको अपना पुराना मकान बेचना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। राइट, चलिए गुलाम जिया जी, आपने समय निकाला इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो रियल एस्टेट के बाद हम फोकस करेंगे इक्विटी बाजार की ओर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। चंदन तपाड़िया हमारे साथ बने हुए हैं और चंदन से हम जानेंगे कि मौजूदा समय में अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता लाना कितना ज़रूरी है, और अगर ऐसी कोई रणनीति आपको बनानी है तो आपको किस तरह के कदम अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में उठाने चाहिए, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको गौर करना चाहिए। इस ब्रेक के बाद